नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज पर। तो मैं ऋषि कुमार दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 2016 सीटेट 2016 के सितंबर वाले जो पेपर हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आपको पता है हमने पेडागोजी के क्वेश्चन देखे थे। अब 10-10 क्वेश्चन की जो है 30 क्वेश्चन होते हैं, हम लोग 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करके 3 पार्ट में इसको देखेंगे। तो आज हम लोग अगले पहले जितना किया था उसके आगे का हम लोग ये प्रश्न कर रहे हैं। आपको एक चीज बात का ध्यान रखना है, जो कि मैं चलते हैं पहले प्रश्न पे, वहाँ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक हमने प्रश्न किया था, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग प्रश्न करेंगे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ आपने प्रश्न पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है। और आपको वीडियो मन करे तो पॉज कर लीजिए, आपको ज़्यादा स्पीड लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करिए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। जैसे 11th नंबर है क्वेश्चन, तो 11th का B C D जो आपको आंसर सही लगता हो, नो मैटर कि आपको आंसर आता हो, गलत हो, सही हो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करोगे। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करोगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। उसके बाद से वो चीज़ें अस्थायी रूप से याद हो जाएंगी आपको। क्योंकि जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जो है एग्जाम में आप, वो कहा जाता है ना कि युद्ध में से पहले अभ्यास में जितना जो है पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना कम खून बहेगा, वही हालत है। आप यहाँ जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आपको उतना ही कम जो है डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, उतना ही आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के गौर वाहक हो सकते हैं? तो ऑप्शन विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन डी है परिवार और रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर सी है परिवार और आस पड़ोस, ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय आस पड़ोस। सेम ये एग्जैक्ट यही प्रश्न क्वेश्चन हल्का सा लैंग्वेज चेंज कर दिया था और 2019 के दिसंबर में पूछा था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो है शायद पेडागोजी में नहीं पूछा था उसने, कोई लैंग्वेज वाले में पूछा था, हिंदी में शायद पूछा था। ऑप्शन है हम लोग, ऑप्शन आपने देख लिया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यालय और आस पड़ोस। अब देखिए इसको क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की गौर वाहक है, यानी गौर वाहक यानी कि लघु रूप, यानी कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं, कम, लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो समाजीकरण सोशलाइजेशन को ऑब्वियस है कि परिवार से ही शुरुआत होता है, ठीक है। सबसे पहला सीढ़ी परिवार ही है। उसके बाद से परिवार हो गया और रिश्तेदार हो गए, ये भी जरूरी है। परिवार पहले तो निकटतम सदस्य यानी माता पिता भाई हो गए, फिर उसके अलावा और रिश्तेदार जैसे कि चाचा हो गए हैं, दादाजी हो गए हैं, और भी बहुत सारे हो गए, ताऊ हो गए, अलग अलग। फिर परिवार और आस पड़ोस, उसके बाद से बच्चा अपने आस पड़ोस में जाएगा, ठीक है, पड़ोसियों से जो है इंटरेक्शन होगा, वो समाजीकरण सोशलाइजेशन को प्रमोट करेगा। लेकिन विद्यालय आस पड़ोस ये बाकी सारे तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये गौर है, यानी कोई बच्चा विद्यालय जरूरी थोड़े ना समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब की तुलना में लेस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए विद्यालय पास पड़ोस तो जरूरी है, लेकिन जो विद्यालय है वो इन सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कोई बच्चा, मान लीजिए आप एक उदाहरण देता हूँ, आप कहोगे कि विद्यालय जरूरी नहीं है, क्या कह रहे हैं सर? मैं बताता हूँ कैसे उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा अगर विद्यालय नहीं जा रहा हो तो क्या उसका सामाजिकरण सोशलाइजेशन नहीं होगा? क्या होगा ना, ठीक है। वो पढ़ नहीं पाएगा पर सोशलाइजेशन होगा। विद्यालय सोशलाइजेशन को प्रमोट करता है, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ के ऑप्शन के अनुसार वो लेस इंपॉर्टेंट है। विद्यालय पास पड़ोस, पास पड़ोस का आपने सर कहा कि जो है इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे कर रहे हो तो देखिए ना कि बाकी सारे ऑप्शन की तुलना में विद्यालय और निकट, यहाँ मैंने विद्यालय को जो है ऐड किया है। क्यों? क्योंकि देखिए विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य भी तो शामिल है यहाँ पे। तो विद्यालय जरूरी है, बिल्कुल सोशलाइजेशन को प्रमोट करता है, और निकटतम परिवार के सदस्य भी हैं। तो दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, परिवार और रिश्तेदार। तो यहाँ पास परिवार तो जरूरी है, रिश्तेदार भी जरूरी है। अब यहाँ आपने परिवार और पास पड़ोस है, आपने कहा पास पड़ोस नहीं होगा, तो देखिए दोनों लेस होगा, यानी परिवार तो जरूरी है और पास पड़ोस भी जरूरी है। लेकिन अगर आप तीनों ऑप्शन की तुलना में देखोगे तो विद्यालय और पास पड़ोस जो है लेस इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहले ही परिवार आता है, फिर जो है निकटतम रिश्तेदार आते हैं, उसके बाद से आस पड़ोस होता है, तब जाकर के लास्ट में हम लोग विद्यालय जाते हैं, तब सोशलाइजेशन सीखते हैं। पहले तो ये सारी चीज़ें आती हैं ना, यहाँ से हम लोग सामाजिकरण सीखते हैं। तो ये गौर वाहक है।
अगले प्रश्न पढ़ेंगे, सॉरी अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो है मूल कारण है। ऑप्शन हमारा मानसिक प्रारूपों यानी स्कीमाज का समायोजन। ऑप्शन बी है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। ऑप्शन सी है संतुलन। ऑप्शन डी है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या इसके पहले मैंने जो प्रश्न कराया था 2018 वाला, ठीक है, उसमें मैंने कराया था आपको कि जो है उसमें भी था प्रश्न, और 2016 का ही मैंने प्रश्न और कराया हुआ है। ये प्रश्न उसमें एक बार और बना हुआ है लेकिन दूसरे तरीके से। उसमें पूछा है कि जो है वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पे आधारित है, ऐसा प्रश्न था वो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा आपका आंसर। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आपको पता है कि जो वाइगोत्स्की का जो नियम ही है वो जाना जाता है सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव, या सोशियो कल्चर उनका जो थ्योरी है वो माना जाता है। इस उनका थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चर थ्योरी। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सोशियो यानी सामाजिकता को बहुत महत्व देते हैं, कल्चर को भी बहुत महत्व देते हैं, संस्कृति को। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो है ये संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया का जो है परिणाम है, ठीक है, और इसका मूल कारण है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा किस बच्चे का दिए गए विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन यदि आप जो आप देख लेते हैं इसको पढ़ने के बाद से, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ये जो है कोहलबर्ग के कौन से जो है सोपान के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन। ऑप्शन बी है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। ऑप्शन सी है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। ऑप्शन डी है सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, आप अपना बताएंगे कौन सा होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन। देखिए अगर आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे, तो ये आपको जैसे कि मैं कराऊंगा भी, आप देखेंगे सीटेट के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कोहलबर्ग का। हालांकि बार बार पूछता नहीं है, पियाजे वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और थॉर्नडाइक, ये चारों मतलब रीढ़ की हड्डी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हो तो उसमें चॉम्स्की का भी पूछेगा, ठीक है, ज़्यादातर चॉम्स्की का पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ये समझने का प्रयास कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आंसर लिखिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। अब मान लीजिए आप समझते हैं, आप ये चीज़ खुद समझने लोगे। मान लीजिए किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर है कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान के पूछ रहा है। अब आप नहीं भी पता है, लेकिन आपको पता है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये कौन सा सोपान में आएगा? तो आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा कानून व्यवस्था से तो इसका कोई नहीं संबंध है कि आपको दंड मिलेगा, या आप ईमानदार हैं तो आपको दंड मिलेगा, पुलिस में दे दिया जाएगा, कुछ भी ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर वो रहता तो कानून और दंड व्यवस्था होता। यहाँ आप ईमानदार रहेंगे तो आपको माता पिता गर्व करेंगे, यानी कि ये व्यवस्था से संबंधित है। लड़के को जो है आपको ये व्यवस्था से संबंधित है कि बच्चा जो है अच्छा लड़का बनेगा, या अच्छी लड़की अगर मान लीजिए बनती है तो उसके माता पिता गर्व करेंगे। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, सबको पता है। तो अगर वो अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनेंगे तो माता पिता उस पर गर्व करेंगे। तो ये अच्छा लड़का और अच्छा लड़की के जो है सोपान से रिलेटेड है, थ्योरी से रिलेटेड है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ऑप्शन बी शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर थर्ड है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन नंबर डी है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर, आप जल्द से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ वीडियो, इसलिए मैं 10 ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। 30 क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने पहले कराया हुआ था आपको 15-15 क्वेश्चन कराया, लेकिन वो काफ़ी डिस्कशन में लंबा हो जाता था, इसलिए मैं 10-10 क्वेश्चन करा के आपको 3 पार्ट में करूँगा, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सको। ऐसा ना हो कि वीडियो लंबा हो तो आप बोर होकर वीडियो छोड़ देते हो, ठीक है। वीडियो पूरा देखा करो। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
यानी कि कह रहा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अब कह रहा जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से किसका कौन सा आवश्यक है। तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन और आवश्यक है। पियाजे का आप रूल पढ़ोगे, ठीक है, तो अधिगम के लिए जो है पर्यावरण शिक्षार्थी जो है पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करेगा, ठीक है। तो समाज से जो है पर्यावरण अपने इन्वायरमेंट से जो सक्रिय जो है इन्वायरमेंट से जो सक्रिय रूप से कनेक्ट होगा, तभी जो है अधिगम हो पाएगा, ठीक है। ये उनका थ्योरी कहता है। अब आप खुद देख रहे होंगे कि पियाजे से एक ये क्वेश्चन हो गया, एक मैंने पिछले वीडियो में कराया है पियाजे से क्वेश्चन, और एक ही हो गया। तो 3 क्वेश्चन तो एक ही सामने सामने दिख रहा है कि पियाजे से क्वेश्चन, ठीक है। यानी समझ लीजिए कि पियाजे कितने इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा का निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में। ऑप्शन बी है समावेशन और समायोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 समायोजन और अनुकूलन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी है समावेशन और अनुकूलन के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम यह आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है समावेशन और समायोजन के रूप में। अब इसको आंसर हम लोग जानते हैं कि क्यों होगा ये। तो जीन पियाजे का जो है प्रारूप स्कीमा के बारे में बोलते हैं। स्कीमा के बारे में, स्कीमा क्या है, स्कीमा ये है कि मान लीजिए कोई चीज़ आप पढ़ते हो, ठीक है, तो पढ़ने के बाद या फिर देखते हो, जो भी चीज़ करते हो सीखते हो, तो आप वो चीज़ का आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लेते हो, वही कॉन्सेप्ट ही जो है स्कीमा है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में स्कीमा बिल्डिंग, ठीक है। तो स्कीमा जो है, स्कीमा क्या है, स्कीमा आपका कॉन्सेप्ट है। अब आप जो माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट बनाते हो, तो वो कह रहा है कि वर्तमान स्कीमा उसको कहते हैं जीन पियाजे की भाषा में वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको देखिए समावेशीकरण और समायोजन कहेंगे, यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इसको कहेंगे। क्यों, देखिए मान लीजिए कि आप ये टेक्निकल टर्म है, आप पढ़ोगे जब पियाजे को तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ मैं आपको हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। कि मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट बन गया, अब कॉन्सेप्ट में आप सुधार करोगे, कुछ नई चीज़ सीखते हो। मान लीजिए कि जैसे कि आपने ABCD पढ़ लिया, बच्चा ABCD पढ़ लिया, ठीक है, बच्चा ABCD पढ़ता है, उसके बाद से अब आगे उसको सिर्फ वही तो सीखना नहीं है ना, ABCD सीख लिया, उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा A फॉर एप्पल, उसका एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, ABCD अल्फ़ाबेट का पूरा कॉन्सेप्ट बन चुका है। अब उसमें सुधार करने की जरूरत है, A फॉर एप्पल होता है, ठीक है, APPLE, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग बनाना है, वो सीखेगा, तो यानी कि अपने कॉन्सेप्ट में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, संशोधन कर रहा है और नई जानकारी को फिट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, समावेशीकरण, समावेशन, ठीक है, यानी कि जो पुराना एसिमिलेशन हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। अब बच्चा जो है पुरानी जानकारी को संशोधित कर रहा है, ठीक है, और समायोजित कर रहा है नई जानकारी को, यानी कि पुरानी जानकारी को क्या कर रहा है, उसमें समावेश कर रहा है, अपने अंदर डाल रहा है और पुरानी जानकारी में संशोधन कर रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा समावेशन समायोजन के रूप में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर, मैंने कहा कुछ वर्ड इंग्लिश में ज़्यादा आसान होते हैं, यहाँ इंग्लिश वर्ड समझो सुनोगे तो आप ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो हिंदी में क्या होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी में कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जो है ऐसा नहीं है याद नहीं होगा, आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ इतने ऐसे टाइप के वर्ड्स हैं, समायोजन, समावेशीकरण, साम्यीकरण और भी बहुत सारे, कि कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप अगर इंग्लिश में याद रखो सको तो बहुत अच्छा है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन कहते हैं इसको, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी प्रगतिशील कक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लास जो है उसकी व्यवस्था में शिक्षक एक जो है ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता है। ऑप्शन बी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी खोज को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन डी है नियामक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि खोज को प्रोत्साहित करता है। अब जैसे मान लीजिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन जब आप पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो है शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराता है, ठीक है,
या फिर मैं भी टॉपिक जब कराऊंगा ही, ठीक है। आप लोगों ने कमेंट करके असल में बताया ही नहीं कि आपको टॉपिक चाहिए नहीं चाहिए। मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, मैं शुरू से ही आपको जब वीडियो देना शुरू किया था उसी टाइम से मैंने बोला था कि मैं सोच रहा हूँ टॉपिक करा दूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपना बताइए। लेकिन किसी ने नहीं कहा, मैंने भी छोड़ दिया कि ठीक है टॉपिक की ज़रूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन ही कराऊँगा, ठीक है। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि आपको फिर भी आपको मैं अपनी तरफ से जितना दे सकूँ, आप ना भी डिमांड करो फिर भी मैं जितना दे सकता हूँ, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर कराना शुरू किया। क्योंकि कम से कम प्रीवियस ईयर आप कर लोगे सारे तो काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी आपकी। अब देखिए, खोज को प्रोत्साहित करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रोग्रेसिव जो कक्षा होती है उसमें आपको क्या किया जाता है, खोज को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। समावेशन को हतोत्साहित करता है, ये तो होगा नहीं। आवृत्ति को बढ़ावा देता है, यानी कि बार बार रटवाते हो, बार बार वही चीज़ को बार बार कराते हो, ये भी नहीं होता है। और नियामक है, यानी कि जो है आपको क्या करें, रिस्ट्रिक्टिव है, यानी कि रोकने वाला है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो अधिगम को जो है आपको जो है क्या होगा, खोज को प्रोत्साहित करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है आपके अंदर को आपको खोज करने को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बताता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों को पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन बी है, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। ऑप्शन नंबर थर्ड है, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। ऑप्शन नंबर 4 है, बुद्धि को केवल बहुबुद्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए अपना सुझाव। हालांकि हो सकता है बहुत से लोग को इसका आंसर ना पता हो, तो फिर भी अगर ना भी पता हो तो आप अपना बताइए कि कौन सा आपको सही लगता है ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। इस प्रश्न में कुछ डिस्कस करने लायक नहीं था, जैसे कि आपको पता है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपने बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब यहाँ सही को गलत नहीं, यहाँ सही बोला गया है। अब यहाँ कौन सा कथन सही है, तो यानी कि बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो क्या कह रहा है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की से खोजबीन मानेगा। ऑप्शन बी है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है, जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, देखिए बच्चे का जो पियाजे जो है, जो बच्चा मान लीजिए कोई आपने भी किया होगा या फिर बचपन में बच्चे को देखते हैं जैसे खेल रहा है, वो खेल ही रहा है, ठीक है। तो वो बात करता है कि जाए अब हम ऐसे करेंगे जैसे घोड़ा से खेल रहा है या फिर ये कर रहा है, ठीक है। तो हम इस घोड़े को ऐसे कुदाएंगे, ये करेंगे, ऐसे ऐसे बात कर रहा है। तो वही उदाहरण दिया है कि जो है लड़की जो है, कोई 5 साल की बच्ची है, वो शर्ट या कपड़े को अपने तह कर रही है और खुद से ही बात कर रही है कि ऐसे फोल्ड करेंगे, इधर करेंगे, ऐसे करेंगे। हम लोग तो आज भी ऐसे यूज करते हैं, लेकिन ये बच्चे की बात हो रही है। तो जीन पियाजे इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये अहम केंद्रित भाषा है, यानी कि बच्चा ईगो में जो है सेल्फ सेंटर्ड होकर ईगो में अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है, ईगोइस्टिक लैंग्वेज। लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं वो अलग चीज़ करते हैं, वो कहते हैं एक ही थ्योरी को जो अलग अलग जो है शिक्षाविदों ने व्याख्या किया है और अलग अलग चीज़ें बोली हैं, तो इसलिए बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। आपको याद रखने की जरूरत है कि पियाजे जो है अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और वाइगोत्स्की इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, यानी कि बच्चा खुद प्राइवेट स्पीच यानी खुद को अपने आप को बोल करके खुद को गाइड करता है कि हाँ मुझे ऐसे करना है, यहाँ ऐसे मान लीजिए बच्ची फोल्ड कर रही है तो मुझे यहाँ से ऐसे तय करना है, फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। बच्ची खुद से बात कर रही है, खुद को ही गाइडेंस दे रही है, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता या निजी भाषा जो है
ठीक है, इसको कहते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, तो अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा लिंग है, यानी जो है जेंडर जो है क्या है। ऑप्शन देख लेंगे। एक सहज गुण, ऑप्शन बी सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर थर्ड है जैविक सत्ता, ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक संरचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है, यानी कि ये जो है समाज के द्वारा डिसाइड किया गया। पुरुष है, स्त्री है, ये सारी चीज़ें समाज के द्वारा डिसाइड की गई हैं, न एक सहज गुण और जैविक सत्ता वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं है। ठीक है, और हमारे शिक्षक होते हुए हमारे दावे तो और बढ़ जाते हैं कि हम लोग इसको बढ़ावा ना दें, हम लोग इक्वलिटी को बढ़ावा दें। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के समाज में सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ऑप्शन बी है वस्तुपरक बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न, ऑप्शन नंबर थर्ड है सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है मानकीकृत परीक्षण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन में जल्द से जल्द अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं मार्क करने जा रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, आप जैसे वाइगोत्स्की का है, ठीक है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उस पर मान लीजिए अगर आपको भरोसा है, ठीक है, उस पर आप दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक हैं, तो बच्चों के आकलन किस तरह से करेंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट से। सहयोगी प्रोजेक्ट आप करोगे तो बच्चा जो है एक दूसरे से सीखेगा भी, और उनमें जो है बहुत सी क्षमताओं का विकास होगा, उनका अच्छे से आप आकलन भी कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। अपना स्कोर लिखना ना भूलिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो है आप गलत नहीं बताएंगे, आपको जो जितना सही होता है, आपको 5 सही होते 5, 2 सही होते 2, 10 में 10 सही होते 10, 8 में 8। ठीक है, किसी को कॉपी नहीं कीजिए, आप जितना कर रहे हो आप परफेक्ट हैं। इनफैक्ट अगर आप अपना गट्स है आपके अंदर, ये आपके अंदर है कि जो आप अपना कमेंट लिख रहे हो, तो ये आपके गट्स को शो करता है कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपने मैंने डिस्कस भी किया है कि अपनी असफलताओं से सीखा जाता है। अगर आप गलती को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो आप सीख नहीं सकते हो, ये आप फैक्ट है। ठीक है, गलती करने वाला ही सीख सकता है, जो गलती करेगा लेकिन अगर उसको स्वीकार नहीं करेगा तो उसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति होगी ही नहीं। तो अगर आप लिखोगे, मान लीजिए आपका अंदर स्कोर कम भी है, फिर भी अगर आप लिख रहे हो, तो आज अगर आपका मान लीजिए 5 नंबर है, तो आगे जा कर के आपका 10 में 10 सही होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि आप प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर प्रोग्रेस होगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं करोगे कि हाँ मेरा जो है 10 में 10 सही हो गया, फिर आप बिना रिप्लाई किए बिना कमेंट किए चलेगा, कोई बात नहीं, मेरा क्या जाएगा, मैं तो वैसे भी क्लास ले रहा हूँ, वो भी क्लास लूँगा, मेरा काम है कोर्स कंप्लीट कराना, मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। सर ने मुझसे कहा था, रवि सर ने पढ़ाने के लिए, कोर्स कंप्लीट कराने के मैंने करा दिया। आगे आप लोग की मर्जी, आप लोग देखो ना देखो, आप लोग जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो करो ना करो, ये आपकी मर्जी। सही गाइडेंस देना मेरा काम है, आप करोगे तो आप निकलोगे। ठीक है, सिर्फ सीटेट ही नहीं, आगे भी काम देगा आपके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अपने वेल विशर को शेयर कीजिए, जिससे कि जो है वो भी अच्छे मटेरियल को जो है प्राप्त कर सके। अगर आपने एनसीएफ का वीडियो ना देखा हो तो एनसीएफ का वीडियो जरूर देख लीजिए। एनसीएफ की वीडियो से क्वेश्चन मैंने बताया था कि क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एनसीएफ डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली काफ़ी आपको हेल्प करता है प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।